3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द SHM, फिर उसका हम इक्वेशन को ड्राइव किए थे लेक्चर 2 में। फिर उसके बाद हम कुछ 5 जो टेक्निकल टर्म था, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज और फेज कांस्टेंट, ये 5 टेक्निकल टर्म को मैंने डिफाइन किया था। उसके बाद मैं अगला लेक्चर में प्रोमिस किया था कि जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा वो जो पावरफुल होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फेज और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो आज हम फेजर डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम। ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। अब इस पार्टिकल को, इस बॉक्स को मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। इसका कुछ ना फेजर डायग्राम मैं इस तरह से ड्रॉ किया था, ये इक्वेशन हुआ, ये इसका पाथ आया था। ये 1 2 3 4, एक्चुअली ये एक ही पाथ पर जा रहा है। इसको हम घिचपिच ना हो, मतलब इसीलिए सेपरेट दिखाया मैं। जब जाने का केस में 1, फिर आने के केस में मीन पोजीशन 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 4, मैंने ये शो किया। हर एक टाइम में देखते हो पार्टिकल ये पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके पास जो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किए पार्ट पोजीशन जब यहाँ रहा होगा तो एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? जब आपको नहीं लगता कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग आपको दोनों हाथ को आपस में पुल करेगा, मतलब आपस में आप अंदर की ओर खींचेगा। आपको एहसास होगा कि मेरे हाथ को स्प्रिंग खींच रहा है। उसी को तो बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो कहाँ से आया? ड्यू टू द स्प्रिंग कांस्टेंट से आया। तो एक फोर्स आया। और हम जानते हैं जब कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा हो, यदि उस पर फोर्स हो, उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। वो यूनिफॉर्म मोशन तो कर नहीं रहा, यानी कि वो मोशन जिसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब बात तो बनी नहीं, क्योंकि वैसा पार्टिकल जिसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो उसको एनालिसिस करना उतना आसान है ही नहीं, आसान है ही नहीं। तो साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स, फिजिक्स का तो यही कमाल ही है, कितना से भी लेंदी सा लेंदी मोशन क्यों ना हो, उसको हम एक स्केल में लेबोरेटरी में एक मॉडल के रूप में हम एनालिसिस करते हैं। फिर उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। वही तो करते हैं ना। जिस मोशन को एनालाइज करना टफ हो, क्या करते हैं? उसको हम एनालाइज करते हैं एक माइक्रोस्कोपी लेवल पे, लेबोरेटरी में जा करके। फिर उसको हम क्या करते हैं? उस इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उस इक्वेशन की यूज़ करते हैं। भाई इधर ये डालो, उधर से ये चीज़ निकलेगा। यही तो करते हैं हम। अब इससे पहले याद करो, हम किसी न किसी मोशन के बारे में डिस्कशन किए जो हम अच्छे से पढ़े थे। वो था हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी 2 प्रकार का था, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक हम सर्कुलर मोशन के लिए एज्यूम करेंगे। एक सर्कुलर मोशन कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। नाम से स्पष्ट है, यानी कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। कितना एंगुलर वेलोसिटी से? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इसको मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, इसको मैं अच्छे से समझ भी रखा है, तो क्यों ना हम इसका रिजल्ट को यूज करें, देखते हैं क्या बात बनती है या नहीं बनती है। इस पार्टिकल का जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया। इसका क्या था? रेडियस ए एज्यूम किया। कुछ भी कर सकते हैं, आर, ए, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी एज्यूम, मैंने इसको ए रखा। ये एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। हम मान लेते हैं t इजकल टू टाइम, t इजकल टू 0 पे यह पार्टिकल
यहाँ से फाई एंगल पे था, कितना एंगल पे, फाई एंगल पे। तो कहाँ से, यहाँ से, ओके, यहाँ से फाई एंगल पे t इक्वल टू टी जीरो पे था। अब ये पार्टिकल t इक्वल टू टाइम t पे यहाँ पे आ गया, कुछ दिन तो मोशन किया, हमने एज्यूम किया कि यह पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, t इक्वल टू टी पे, यानी कि जीरो से t टाइम में कुछ ना कुछ तो मूव कर रहा होगा, यानी कि t टाइम पर मैंने एज्यूम किया यह पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब जब यह फाई था तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ ये मूव किया, तो ये कितना मूव किया ये वैल्यू निकाल सकते हो सिंपली। जब लीनियर मोशन कर रहा था तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता था, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हुआ। एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओमेगा, ओके, तो टी टाइम में कितना मूव करेगा, ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, यहाँ पे स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को चेंज हुआ, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज होगा, एस टी, मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, एंगुलर एंगल फाई है, तो हमारा टी टाइम में कितना चेंज होगा, फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन टी, यही तो पढ़ते थे। तो ये हमारा फाई चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, इसको मैं बताऊँ, यहाँ से यहाँ फाई, यहाँ से यहाँ डब्ल्यू टी, तो डब्ल्यू टी प्लस फाई, ये एंगल आया, एंगल आया। अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया, जितना सर आपने किए इतना तो हमको समझ में आ गया पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक वाल यहाँ पे खड़ा कर दो, वाल, और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, टॉर्च जो होता है ना लाइट, इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको लाइट देना है। बोलोगे कि सर आपने ये क्या क्या करवा रहे हो, पहले सर्कुलर मोशन करवा दिया, इसका एनालिसिस करा दिया, आपने बोला एक वाल यहाँ पे ले लो, ओ वाल, और जब जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज होगा तो लाइट तो जल ही रहा है, तो अब इससे करेंगे क्या, करेंगे, देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है, करेंगे। ये पार्टिकल का जब यहाँ पे मान लाइट दोगे तो इस पार्टिकल का शेडो बनेगा, यहाँ पे शेडो बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये शेडो है। जब पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे था तब यहाँ शेडो बनेगा, t इक्वल टू टी पे जाएगा तब इसका शेडो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे शेडो बनेगा। जब पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ पे आएगा तो इसका शेडो यहाँ बनेगा, ओके। फिर जब यहाँ पे गया तो शेडो यहीं पे बनेगा, यहाँ पे आएगा तो फिर इसका शेडो यहाँ पे, जब यहाँ पे आएगा तो इसका शेडो यहाँ पे, फिर सिमिलरली जब यहाँ पे आएगा तो इसका शेडो यहाँ पे। तो जब पार्टिकल फिर यहीं से जब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इसका शेडो यहाँ पे होगा, तो दिख रहा है इसमें यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब यहाँ पे था शेडो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम डिस्टेंस पे पहुँच गया। अब फिर जब यहाँ से यहाँ आया फिर वापिस आ रहा है सेम पाथ पे, फिर सेम पाथ पे यहीं आ गया। इसका शेडो का मोशन देखो, जब देखो मेरा हाथ को देखना, जब ये जा रहा है पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ गया, फिर नीचे आया, ये देखो नीचे आया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ गया, फिर नीचे आया। तो देख लो जब ये सर्कुलर पास गया, इसका शैडो वर्टिकल वॉल पे मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते हुए दिख रहा है आगे पीछे, ओके। अरे ये मोशन तो हमने देखे हैं क्या, जब स्प्रिंग सिस्टम में था, आगे गया सेम पाथ पे, पीछे आया, फिर नीचे आया, फिर सेम पाथ पे आगे गया, कैसा मोशन है, SHM ही तो है। इसका मतलब वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जब एक्चुअल में तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन
इस पार्टिकल का जो शैडो है, इस पार्टिकल का जो शैडो है वो SHM कर रहा है। अजीब सी बात लगी ना। ये एक्सपेरिमेंट करते करते मैं एक अजीब सी चीज़ को मैंने स्टडी कर लिया। कैसा जी? एक्चुअल में ये पार्टिकल तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, लेकिन जब इसको टॉर्च वगैरह बाहर वाल वगैरह लगाया तो उसको शैडो हमको पता चला कि ये मोशन तो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक कर रहा है। अब इस पोजीशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ से इसको y बोलते हैं, तो x एक्सिस पे यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करके x नहीं निकाल सकते हैं टाइम के साथ? यस कर सकते हैं। चलो सर अब निकालो। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये मेरा y रहा, तो दिख रहे हो ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से दोस्तों, तो सेपरेट ट्रायंगल बनाओ। सेपरेट ट्रायंगल, ये रेडियस तो हमेशा a ही रहेगा, चेंज तो होने वाला है ही नहीं। इसको a बोलते हैं, यही तो y निकालना है हमको। ये पूरे एंगल क्या है यहाँ से यहाँ? ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई इजिकल टू क्या होगा? इसके y अपॉन a। तो y इजिकल टू क्या हो गया? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस फाइव। अरे वाह सर, अजीब सा चीज़ नहीं, सेम तो SHM का इक्वेशन आ गया हमारा। अब ये y क्या है? ध्यान से ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द y एक्सिस। एक्चुअल में या उसका शैडो? शैडो। एक्चुअल में तो वो इनफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसका शैडो y क्या, हम उसका पोजीशन निकाल लिए। जब यहाँ रहेगा तो उसका WT चेंज होगा, टाइम के साथ WT चेंज होगा तो y वैल्यू चेंज होगा दोस्तों। क्या हम निकाल सकते हैं? अब इसको क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको, ये जो स्प्रिंग सिस्टम था मेरा दोस्तों, ये यहाँ से स्प्रिंग, क्या इसको x कोऑर्डिनेट के रूप में हम ये लिख सकते हैं? x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कुछ नहीं है। इसको और अच्छे से समझाना है तो हम इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी समझ में आ जाए, कुछ नहीं। यहाँ से जब यहाँ गया, ऊपर गया मैक्सिमम, ये पाथ वन दे देते हैं। फिर यहाँ से नीचे आएगा तो मैं सेपरेट कर देता हूँ, उसी पाथ पे आएगा। इसका शेडो तो सेम ही पाथ पे आएगा, लेकिन हम सेपरेट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा नीचे 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, देखो 4। ओके, अब ध्यान रखना, अब हम कुछ ना कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका फाई क्या हो गया? 0। हमेशा यहाँ से मेजर करना है। ये 0, फेज कितना हो गया? 0। फाई क्या है? यही तो फेज कांस्टेंट है। जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो WT प्लस ओमेगा टी की वैल्यू कितना होगा? π/2, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फेज कितना होगा? π/2। देखो ये क्या है? 5 प्लस WT। 5 प्लस WT को ही तो फेज बोले थे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2। फिर यहाँ से यहाँ चल जाएगा तो पाई, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पे पाई, यहाँ से 3π/2, यहाँ से 2π। देखो, अरे कहेगा सर यहाँ पे आ गए घूर के, फिर फाई तो 0 होना चाहिए। नहीं, हमेशा ओरिजिनल एक्सिस से लेना है पार्टिकल का। ये 2π है, ना कि इधर से इधर नहीं, हमेशा 0 से मेजर करना है। जैसे जैसे मूव किया उसको पूरे साइकिल की दिशा में कैलकुलेट करना। ये फाइल, अब इस फेज को हम प्रोजेक्ट के जस्ट इसको रोटेट कर दो। रोटेट कर दिए तो हमारा तो यही तो फेज बना। तो ये हमारा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। पाथ 1 2 3 4, ये आगे। तो देखो कितना हम सिंपल वे में इसका इक्वेशन भी पोजीशन किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। टाइम दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं इसका पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ गलती करता है स्टूडेंट। क्या गलती करता है? ये क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जब भी कैलकुलेट करना है हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करना है। कहाँ से? मीन पोजीशन से।
चाहे इस पाथ पे मूव कर रहा हो चाहे यहाँ पे। सपोज यहाँ पे पार्टिकल है, इसका पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ से कैलकुलेट करना है दोस्तों। वाई सॉरी एक्स है, x1 x2 मानो, x2 पाथ पे है। फिर यहाँ आएगा तो यहाँ से पोजीशन कैलकुलेट करना है, x3 इसमें है तो x2 1 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से मेजर करो x4। मतलब लेफ्ट राइट किधर भी हो हमेशा इसको पोजीशन मीन पोजीशन से मानना है। बोलोगे कि सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एक्स पोजीशन सपोज 1 मीटर दिया है, लेफ्ट माने या राइट माने, फर्क पता नहीं चल रहा है। लेफ्ट भी होगा तो लेफ्ट में 2 जाते वक्त माने कि आते वक्त माने, राइट साइड में भी 2 दिख रहा है, जाते वक्त भी एक आते वक्त। डोंट वरी, सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। लेफ्ट में भी मेरा 2 है, राइट में भी 2 है, तो इसको हम कैसे कर देंगे। यदि हमारा पोजीशन +2 है, पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड में पॉजिटिव लो। यदि +2 है, थंब रूल हमारा यही रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो यही भी एज्यूम करना है। प्लस भी दिया रहा है तो ऑटोमेटिक राइट साइड पॉजिटिव होगा, एज्यूम करना है ये। क्योंकि हम लोग को थंब रूल बन चुका है, किताब बुक का भी, हम लोग का स्टडी करने का नेचर भी, तो इसीलिए प्लस आया। अब तो कन्फ्यूजन आएगी कि ऊपर जाते वक्त कि आते वक्त, लिख देगा मूविंग टुवार्ड्स द पोजीशन। मूविंग टुवार्ड्स द पोजीशन कौन होगा, पाथ 2। मूविंग अवे फ्रॉम द पोजीशन या मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम या मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो पाथ 1। माइनस रहेगा, अब फिर कह देगा जैसे -2/3 मूविंग टुवार्ड्स द पोजीशन, -2/3 इस केस में इधर जाएगा, इस केस में इधर जाएगा, तो इस ये होगा, यहाँ से मेजर कर लेंगे 2/3 माइनस +2/3 मूविंग टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, तो पाथ 2 हो गया। तो 4 पाथ है, 4 चीज ध्यान रखना। ये क्या है, राइट साइड मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन सॉरी पोजीशन, पाथ 2 राइट साइड प्लस मूविंग टुवार्ड्स द पोजीशन मीन पोजीशन, नेगेटिव मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, नेगेटिव अवे टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। ये 4 चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। साइन के साथ आप अपने से इजीली बता सकते हो। डायग्राम में कहेगा ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका फेज बताओ, π/2 डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2, यहाँ पे 2π। ओके, यहाँ पे कहेगा पोजीशन बताओ तो एम्पलीट्यूड के बराबर मैक्सिमम, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड के बराबर। तो दिखने में लग रहा है कि पार्टिकल जहाँ पे होगा इसके अकॉर्डिंग हम फेज बता सकते हैं। आज से सर अब ये बताइए यहाँ पे रहेगा तो फेज कितना होगा, 0? नहीं 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 यार, पाई है, कहाँ से मेज़र करना है, 0 से। यहाँ 0 से मेज़र करना है, यहाँ से यहाँ आना है, ये पाई यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे जाना है, ऐसे हमेशा 0 से मेज़र करना है 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2π। हमेशा 0 से मेज़र करना है फेज, और पोजीशन हमेशा ये वर्टिकल लाइन से मेजर करना है, चाहे इस पाथ पे हो, चाहे इस पाथ पे हो, चाहे किसी भी पाथ पे हो। मोशन पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाई की वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ, वाई हमेशा मीन पोजीशन पे हुआ। जब ऊपर जाने के केस में हो, नीचे भी जाने के केस में हो, हमेशा यहाँ नीचे भी आवा, तो हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डायमीटर होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, बीएम पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन ऑफ द एसएचएम या पार्टिकल पोजीशन। तो 2 चीज़ तो समझ गया। इसका फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद मैंने दोस्तों ये तो बहुत सारा बुक में भी मिल जाएगा, अच्छे से एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके, पेंटिंग उंटिंग करके मिल जाएगा आपको, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। मेरा विजन ये है कि यहाँ पे एक्चुअली फेजर डायग्राम को समझना है, ये आया कहाँ से, क्यों हम सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं ड्यूरिंग द एसएचएम, इसको समझना है। हम फेज को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड राइट पोजीशन को मेजर करेंगे, फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। हम आगे वाले लेक्चर का जो हम फुल्ली डेडिकेट डिस्कशन करेंगे, 8-10 हम क्वेश्चन करेंगे कि इस फेजर डायग्राम की हेल्प से
हम कैसे किसी भी पार्टिकल को फेज कैलकुलेट कर सकते हैं और पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। सो बी कॉन्फिडेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ये 4.5 लेक्चर आप देखें, ये देखने के बाद आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि पोजीशन और फेज कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एसएचएम मोशन पार्टिकल का दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।